जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो लगभग पूरे सबकॉन्टिनेंट पर फैला हुआ था, अचानक बिखर जाता है। तो क्या होता है? क्या सब तरफ कियोस्क फैल जाता है? या फिर उसी राख से कुछ नया, कुछ ज्यादा मजबूत जन्म लेता है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कुछ ऐसा ही हुआ था। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे एक अंत ने एक नई शुरुआत की नींव रखी। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मौर्यों के बाद हुआ क्या। फिर समझेंगे कि कैसे नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स बने। इसके बाद समाज और कल्चर में जो एक यूनिक फ्यूजन हुआ उसकी बात करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि इस दौर ने भारत के भविष्य पर अपनी छाप कैसे छोड़ी। देखिए, मौर्य साम्राज्य कोई छोटा मोटा राज नहीं था। अपने वक्त की एक सुपर पावर थी जिसने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले आया था। लेकिन जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरता है तो जाहिर है एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, एक खालीपन बन जाता है, जिसे भरने के लिए इतिहास अपनी नई कहानी लिखने को तैयार था। तो जैसे जैसे मौर्यों की पकड़ ढीली पड़ रही थी, सीन पर नए प्लेयर्स आ रहे थे। डेक्कन में सातवाहन और उत्तर में पावरफुल कुषाण अपनी जगह बना रहे थे। तो ये किसी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि कई नई कहानियों की एक साथ शुरुआत थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कोई इतना बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर टूटता है तो असल में होता क्या है? क्या सब कुछ बिखर जाता है या फिर उस बिखराव से ही कुछ नया बनता है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो मौर्यों के जाने के बाद जो पावर वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए पॉलिटिक्स के नए नए मॉडल सामने आए। अब हम यही देखेंगे कि सातवाहनों जैसे साम्राज्यों ने राजकाज चलाने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका कैसे अपनाया। यहां पर ना गवर्नेंस के दो एकदम अलग अलग मॉडल दिखते हैं। एक तरफ मौर्य थे, एकदम टॉप डाउन पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, सारे फैसले पाटलिपुत्रा से होते थे। और दूसरी तरफ थे सातवाहन, जिन्होंने पावर को बांटा, लोकल लीडर्स को काफी आजादी दी कि वो अपने इलाके खुद संभालें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोलमिक की पोस्ट। ये सिर्फ कोई टैक्स कलेक्टर नहीं थे, सोचिए, ये एक रूरल एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनके पास अपनी खुद की छोटी मोटी सेवा होती थी। सैनिक, घुड़सवार, हाथी, सब, मतलब लोकल लेवल पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी और पावर दोनों इनके पास थी। मौर्य सिस्टम से एकदम अलग। और मजे की बात यह है कि सातवाहन शासक खुद भी बड़े यूनिक थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन काम करते थे क्षत्रियों वाले, मतलब योद्धा वाले। और शायद इसी वजह से उनका नजरिया काफी खुला हुआ था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की पॉलिसी अपनाई और बौद्ध धर्म जैसे दूसरे धर्मों को भी खूब बढ़ावा दिया। तो एक तरफ पॉलिटिक्स बदल रही थी और दूसरी तरफ इकोनॉमी तो मानो एक नई उड़ान भर रही थी। ये कोई गिरावट का दौर नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो ऐसी प्रोस्पेरिटी का जमाना था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि इस इकोनॉमिक बूम के पीछे क्या कारण थे। ये सब ना एक चेन रिएक्शन की तरह था। सबसे पहले लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ा। इससे खेतीबाड़ी में जबरदस्त उछाल आया। ज्यादा फसल हुई मतलब ज्यादा सरप्लस, जिससे क्राफ्ट्स और ट्रेड को पंख लग गए। और जब ट्रेड बढ़ा तो जाहिर है नए नए शहर और बाजार बसने लगे। और इस पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंटर में थीं श्रेणियां, जिन्हें हम ट्रेड गिल्ड्स कह सकते हैं। ये सिर्फ कारीगरों के ग्रुप नहीं थे, नहीं, ये क्वालिटी कंट्रोल भी करते थे, दाम भी तय करते थे। और कमाल की बात तो ये है कि ये आज के बैंकों की तरह भी काम करते थे। लोगों से डिपॉजिट लेते थे, लोन देते थे। ये उस जमाने की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थे। तो कुल मिलाके ये एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमिक सीन था। किसी बड़े एम्पायर के टूटने से ट्रेड रुका नहीं, बल्कि और बढ़ गया। उत्तर में कुषाणों ने सिल्क रूट के इंपॉर्टेंट हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को जबरदस्त बूस्ट मिला। वहीं दक्षिण में सातवाहनों ने समुद्री बंदरगाहों से होने वाले व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। अच्छा, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी तो ठीक है, पर यह दौर सोशल और कल्चरल लाइफ के लिहाज से भी बहुत ही फैसिनेटिंग था। यहां हमें ट्रेडिशंस का एक बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। बस एक नाम सुनिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस नाम में ही एक पूरी कहानी छिपी है। गौतमीपुत्र यानी गौतमी का बेटा। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा राजा अपनी पहचान अपने पिता के नाम से नहीं, अपनी मां के नाम से बता रहा है। ये उस समाज में औरतों के सम्मान और एक यूनिक मैट्रिलिनियल ट्रेडिशन की तरफ इशारा करता है। और उनकी ताकत का सबूत चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट्स को 8000 से भी ज्यादा ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने दुश्मन शक शासक नहपान के सिक्कों के ऊपर अपनी मोहर लगवा दी थी।
ये अपनी जीत को इतिहास में दर्ज करने का कितना पावरफुल तरीका था। सातवाहनों की धार्मिक पॉलिसी उनकी पॉलिटिकल स्मार्टनेस का भी सबूत है। वो खुद तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी जबरदस्त सपोर्ट दिया। ये कोएग्जिस्टेंस और आपसी सम्मान की एक बेहतरीन मिसाल थी, और इसी ने समाज को एक साथ जोड़े रखा। और इस सपोर्ट का नतीजा कमाल का था। दक्षिण में जहां सातवाहनों ने अमरावती और नागार्जुन कुंडा जैसे शानदार स्तूप बनवाए, वहीं उत्तर में कुषाणों के समय में गांधार आर्ट का जन्म हुआ। ये इंडियन और ग्रीको रोमन स्टाइल्स का एक इनक्रेडिबल फ्यूजन था। सही मायनों में एक कल्चरल एक्सचेंज का एक सुनहरा दौर था। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये दौर अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़कर गया? इसने आने वाले भारत की कहानी को शेप कैसे किया? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस दौर को अंधकार युग या डार्क एज कहना बिल्कुल गलत है। ये तो ठीक उसका उल्टा था। ये एक डायनामिक दौर था जब रीजनल पावर्स ने नए नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स ने आगे चलकर मीडिवल इंडिया की नींव रखी। ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से बताती है। मौर्य साम्राज्य का अंत कोई डेड एंड नहीं था, बल्कि इसने हजारों नई पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कहानियों को जन्म दिया, जिसने इंडियन सिविलाइजेशन को पहले से भी ज्यादा रिच बनाया। तो आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जिसे हम केओस का दौर कहते हैं, वही असल में किसी सिविलाइजेशन के फ्यूचर को शेप करता है? पोस्ट मॉडर्न इंडिया की कहानी तो यही सिखाती है कि जिसे हम पतन समझते हैं, वो अक्सर क्रिएटिविटी और रीबिल्डिंग के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड होता है। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी सोचने वाली एक बहुत बड़ी बात है।